हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में मेरा ठीक है, पिछले क्लास में हम आप लोगों को तीन ठीक है 3 चैप्टर मतलब कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें से आपको तीनों चैप्टर से बहुविकल्पीय ठीक है, बहुविकल्पी के अलावा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो 3 चैप्टर अगर आपका छूटा हुआ है तो तीनों चैप्टर को कवर करने के लिए ठीक है पीछे वाले लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए फिर चौथे चैप्टर के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि ये चैप्टर परीक्षा के बेसिस से सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपने पढ़ा है 3 चैप्टर, ये तीनों के मुकाबले में ठीक है सबसे वेटेज टॉपिक है। अगर फर्स्ट वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ठीक से ठीक है, तो फर्स्ट वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद सेकंड से थोड़ा कम बनता है, थर्ड से भी थोड़ा कम, लेकिन ये चैप्टर जो है चौथा वाला ठीक है, ये कार्बन आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कार्बन आप यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने के बाद ठीक है आपको हर जगह 11th में जाते ही आपको क्या हो जाएगा कि बुक के 2 पार्ट बन जाएंगे, जिसमें से आपका एक हो जाएगा कार्बनिक और एक हो जाएगा अकार्बनिक। मतलब ये कार्बन से रिलेटेड वाला कार्बनिक एक किताब आपको अलग से मिल जाएगी, दूसरी किताब एक अकार्बनिक होगी। इसीलिए मेरा कहना है ठीक है कि ये जो चौथा चैप्टर है कार्बन और ठीक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उनके यौगिक ठीक है, कार्बन और उनके यौगिक के बारे में ये जो चैप्टर दिया है ये सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ सवाल मतलब कि परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। क्या कि परीक्षा में हर बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सब। अगर आप लोग इतना भी तैयार कर लेते हैं इस चैप्टर से ठीक है, अगर आप लोग इतना भी तैयार कर लेते हैं तो ये आपके परीक्षा में काम आएंगे। और परीक्षा में आप जैसे ही प्रश्न को देखेंगे तुरंत ही क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन में ऐसा लगता है कि हर एक ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन में ऐसा लगता है कि सब के सब ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें जो सही होता है वो केवल एक होता है। क्या उसमें जो सही होता है वो केवल एक होता है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से वीडियो देख के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न आपका दिया क्या है, सबसे पहले यही पूछा जा रहा है आपसे, क्या कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है 2, 3, 4 या 5। क्या हो सकता है इसमें, ये जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, क्या कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है 2 है या 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता निकालने के लिए ठीक है ये होता है कि उसको ठीक है जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आपको पहुंचता है तो कितना वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या अपना कितना इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप जानते होंगे कि कार्बन जो होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब उसको हम तोड़ेंगे ठीक है तो 2 और 4 होगा। कितना, 2 और 4। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है वो आपके कौन से हैं, ठीक है, तो ये बोरबरी के नियम से मैंने आपको बताया है कि 2 और 4 रखने हैं। ठीक है, कितना, तो 2 और 4 को रखने हैं। ठीक है, तो जब उसके लिए करेंगे तो कार्बन का जो दिया हुआ है ठीक है 2 और 4 को जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख लिए ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा तो आपको पता चल गया होगा कि बोरबरी ने क्या बताया था। बोरबरी ने यही बताया था कि जब आप ठीक है कोई भी परमाणु लेंगे तो परमाणु में पहले वाला जो कक्षक होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षक होगा, जो दूसरा कक्षक होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो इसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं तो ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है आपको कि नहीं है फिर भी आप कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन लाके भरो, ऐसा नहीं है। ये है कि जितना है, अगर आपके पास अवेलेबल है 8 ठीक है तो आप रखिए, अगर उससे भी अधिक है तो तीसरे वाले में भी रखा जाता है 2, 8,
18 ऐसे करके क्रम रखा गया है। तो पहले में आप 2 रखेंगे, दूसरे में आप 8 रखेंगे, तीसरे में आप 18 रखेंगे, चौथे में आप 32 रखेंगे, ऐसे ही करके क्रम आगे की तरफ चलता है। ठीक है, तो यहाँ जो बताया गया है कि कार्बन की जो संयोजकता आपको निकालनी है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, लेकिन इसमें रखे कितने जाएंगे, 8। तो कितना अभी कम है, कितना अभी इलेक्ट्रॉन कम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 में से जब 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, केवल 4। मतलब कि कार्बन की जो संयोजकता निकल के आएगी वो कितना होगा आपका, तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो तीसरा होगा। जो कार्बन की संयोजकता निकल के आएगी वो आपका कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद इसी के क्रम में आगे देखते हैं कि और कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। मतलब कि देख पा रहे होंगे कि कार्बन से ही रिलेटेड जो आपका चैप्टर में नाम में ही बताया है कि कार्बन और उनके यौगिक। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कार्बन से ये सबसे पहला सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं उसके क्रम में क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, क्या कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। आप क्रियात्मक समूह का नाम सुने होंगे, जैसे कि आप जब भी लेते हैं क्रियात्मक समूह तो एक होता है आपका क्या, एल्कोहल, एल्कोहल उसके में, ठीक है, जो क्रियात्मक समूह इसको दर्शाया जाता है वो होता है OH। उसी प्रकार से अगर एल्डिहाइड लिया जाए, अगर एल्डिहाइड लिया जाए तो एल्डिहाइड के लिए CHO होता है, क्या, एल्डिहाइड के लिए CHO होता है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी हैं, जैसे कि आप ईथर लेंगे तो ईथर के लिए ROR होता है, क्या, ईथर के लिए, ईथर के लिए ROR होता है, जहां R क्या होता है, तो एल्कील समूह होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्कील समूह होता है। एल्कील समूह मतलब कि कार्बन जो होता है वो 3 तरह के, ठीक है, यौगिक बनाता है। एक आपका एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। ठीक है, क्या, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपका जो R है वो आपका कौन सा होता है, तो एल्कील समूह होता है, जिसमें से एक कम होगा। ठीक है, क्या, हाइड्रोजन की कमी होगी। अगर आप CH4 लेंगे तो वो आपका मेथेन होगा, मतलब एल्केन वाले के फॉर्म में मेथेन होगा। उसके बाद जब आप हाइड्रोजन एक कम कर देंगे, क्या, CH4 में से जब एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या होगा, तो मेथिल। एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जा रहा है, उसमें से कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही है, जहाँ R होगा उसके जगह पे हम क्या रखेंगे, तो CH3 रख सकते हैं, या फिर एथिल भी रख सकते हैं, या फिर प्रोपिल भी रख सकते हैं, या फिर ब्यूट्रिल भी रख सकते हैं। मतलब कि क्या होगा कि उसमें जो होगा एल्किल समूह में जो आपके कार्बन से रिलेटेड एलिमेंट यौगिक बने होंगे, ठीक है, उसी को उसके जगह पे आर के जगह पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें जो ब्यूटेनोन है तो ब्यूटेनेन का जो समूह होता है वो क्या होता है। उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है कि एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, या फिर ईथर का, या फिर कीटोन का, ये जो आपसे पूछ रहा है ब्यूटेनोन, ये आपका कीटोन होता है। ठीक है, कीटोन जुड़ा हुआ है, क्या, कीटोन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्यूट में क्या जुड़ा है, तो कीटोन जुड़ा हुआ है। उसमें आपका क्या है, उसमें जो मिला हुआ है कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड
O होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ जैसे बनाया है मैंने बॉन्ड को, तो एक कार्बन के साथ अलग से R एल्किल समूह जुड़ा होगा और यहाँ भी R जो जुड़ा होगा वो एल्किल समूह होगा। एल्किल के जगह पे जैसे CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रम में मेथिल के, एथिल के या फिर कोई भी उसके आगे जो बनेगा आपका, उसको आप R के जगह पे रख सकते हैं। सीधा सीधा कहना यही होता है कि R के जगह पे क्या होता है, एल्किल समूह होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एथिल, मेथिल, ठीक है, उसके बाद प्रोपिल, उसके बाद ब्यूटिल, मतलब कि ब्यूटेन जो है उसमें आपका कीटोन समूह लगा हुआ है। क्या ब्यूटेन जो है उसमें आपका कीटोन समूह लगा हुआ है। तो कीटोन जो समूह होता है वो केवल इतना ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्या ये एल्डिहाइड है या फिर ये देखना आपका ये कीटोन है, ये आपका एल्कोहल है और ये आपका एस्टिक, ठीक है, ये अम्ल का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है, पूछा जा रहा है आपसे कि ब्यूटेनियन में क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ देख पा रहे हैं मैंने आपको बताया है कि कीटोन के लिए जो समूह होता है यही होता है। तो उसमें भी देख रहे हैं कीटोन और ब्यूटेनोन दोनों ही क्या एक जैसे बन रहे हैं, मतलब कि ये जो ब्यूट है, जो आपका ब्यूट है उसमें आपका कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। तो कीटोन समूह का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन इसके लिए जो सही होगा वो कौन होगा, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो दूसरा नंबर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर में आपका कीटोन समूह लगा हुआ है, मतलब इसके लिए सही जो होगा ऑप्शन वो कौन होगा, तो दूसरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। फिर तीसरा देखते हैं आगे क्वेश्चन कि क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। अभी मैंने आपको बताया है कि कीटोनी समूह क्या होता है, एक ऐसे लगा दो, यहाँ लगा दो, एक O लगा दो। मैंने डबल बॉन्ड जो दिखाया था तो यहाँ एक R यहाँ लिखते हैं और एक R यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि कीटोन का जो समूह होता है वो इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो लगा हुआ है, यहाँ देख रहे होंगे ये इतना फॉर्म तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ R लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक तरफ R लगा हुआ है, एक तरफ R लगा है लेकिन दूसरे तरफ हाइड्रोजन लगा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ R लगा है लेकिन दूसरे तरफ क्या लगा है, तो एल्कोहल लगा है। क्या दूसरे तरफ आपका एल्कोहल लगा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देख पा रहे होंगे कि R यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ भी CH3 लगा है और यहाँ भी CH3 आपका लगा हुआ है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, मैंने बताया था कि कीटोनिक समूह जो होता है उसमें दोनों तरफ R बराबर लगे होते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि CH3 यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है, लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते कि केवल एक तरफ CH3 लिखा है तो दूसरे तरफ CH3 ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, ये R के जगह पे कोई भी एल्किल आपका लग सकता है। ठीक है, तो वहाँ R के जगह पे अगर CH3 लिखा है, अगर दूसरे जगह C2H5 भी लिखा होता फिर भी वही आपका ऑप्शन सही होता। ठीक है, क्योंकि जो C2H5 होता है वो भी आपका एल्किल समूह ही होता है। ठीक है, क्या वो भी आपका एल्किल समूह ही होता है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन चौथा जो होगा इसके लिए सही होगा। ठीक है, इसमें आपके क्या लगे हैं, तो कीटोनिक समूह लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगे हैं, तो ये आपके कीटोनिक समूह लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसमें पूछ रहा है आपसे कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, क्या होता है इसमें आपसे पूछ रहा है एसिटिक अम्ल का। ठीक है, IUPAC नाम, एक होता है आपका जनरल नाम, एक होता है IUPAC नाम। जैसे आप लोगों का भी होता है कि एक घर वाला नाम, एक स्कूल वाला नाम। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी जो एसिटिक अम्ल है उसका भी एक जनरल नाम, ठीक है,
बताया गया है कि एसिटिक अम्ल होता है और उसी का आईयूपीएसी नाम पूछा जा रहा है कि क्या होता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम के लिए क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा या फिर एथेनोइक अम्ल होगा या फिर मेथेनोइक अम्ल होगा या फिर प्रोपेनोइक अम्ल होगा। यहाँ से आप मिला पा रहे होंगे कि एसिटिक अम्ल के लिए, ठीक है, एथ जो लिखा है मतलब कि कार्बन 2 की संख्या है। ठीक है, तो कार्बन 2 की संख्या अगर 1 होता है तो वो आपका मेथ होता है, अगर 2 होता है तो वो आपका क्या होता है, एथ होता है। उसके बाद अगर 3 होता है तो वो आपका क्या होता है, प्रोप होता है, और अगर 4 होता है तो वो आपका क्या होता है, ब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आगे दिख रहा है, क्या ए, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ए, मतलब उसका नाम भी जो बनेगा तो शायद उसी से होगा, उसका भी अगर नाम अगर लिया जाए तो उसका नाम किससे होगा, उसी से होगा। ठीक है, उसी से होगा मतलब कि एथ से ही होगा। तो यहाँ जो आपको मिला हुआ है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, तो यहाँ से देख पा रहे हैं ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो मौत से लिखा है और ये पी से लिखा, मतलब ये 3 कार्बन हो नहीं सकता, 1 कार्बन हो नहीं सकता। अब ये बचा हमारा एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या एक हमारा बचा एसिटिक अम्ल और दूसरा बचा हमारा एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एसिटिक अम्ल दिया ही है और यहाँ भी ऑप्शन है, ये तो दोनों ऑप्शन सेम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर वही दिया है वही तो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो आपका जनरल नाम है तो आपसे आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है, तो वो जनरल नाम जब दे दिया है तो वो फिर कहाँ, वो सही तो होगा नहीं। तो जो बचा हुआ लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, एथेनोइक अम्ल, और इसका जो नाम आईयूपीएसी होता भी है वो आपका होता है क्या, एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन जो दूसरा होगा इसके लिए सही होगा। ठीक है, इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, तो दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। ठीक है, आगे इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, एसीटोन, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है, क्या एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन या फिर ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है। इसमें जो होगा, ठीक है, इसमें जो होगा एसीटोन का आईयूपीएसी नाम, इसके लिए सही जो होगा वो होगा क्या, एथेनोइक अम्ल, क्या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, तो एथेनोइक अम्ल। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, एसिटिक अम्ल में, क्या एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका एसिटिक अम्ल है, ठीक है, क्या एसिटिक अम्ल है उसमें कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि एसिटिक अम्ल होता क्या है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है। ठीक है, क्या CH3COOH होता है। इसमें से आपको पता होगा कि यहाँ तक ये जो स्पीसीज होती है वो माइनस होती है और ये जो हाइड्रोजन होता है केवल 1+ होता है। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो कितने हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं,
केवल और केवल कितने हाइड्रोजन को, तो एक को, क्योंकि ये तो इसके स्पीसीज में पूरा ही है, तो यहाँ से तो ये किसी हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, तो केवल कितना हाइड्रोजन आपका निकलेगा, तो केवल एक होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, तो इसमें जो दिया है पहला ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो एसिटिक अम्ल है उसमें से केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सह संयोजक, ठीक है, संयोजक आबंध है। दूसरा 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या कि एथेन का आणविक सूत्र जो दिया हुआ है, क्या एथेन का जो आणविक सूत्र दिया है वो कितना दिया है, तो C2H6 दिया है। उसके बाद इसमें से पूछ रहा है आपसे क्या कि इसके पास कितने सहसंयोजक आबंध हैं, मतलब कि ये दोनों जो दिया हुआ है कितने बांड इन दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हम संरचना सूत्र बनाएं तो 2 कार्बन है आपके पास, कितना कार्बन है, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखते हैं, दूसरे को यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बांड बना हुआ है, ये जो बांड बना हुआ है, तो इसका हक कार्बन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। जब दोनों कह रहे हैं सहसंयोजन का मतलब कि दो लोग साथ में क्या किए हैं, मिले हुए हैं, संयोजन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि इसमें जो C2H6 है उसके पास कितने सहसंयोजक बांध बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप गिन लीजिए, एक कितना, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कितना है, तो 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6 और कितना है ये 7, मतलब कि जो दोनों आपस में सहसंयोजक बांध बनाए हैं, ठीक है, वो कितना बनाए हैं, तो सहसंयोजक बांध आपने देख पाया कि कितना है, तो 7 है। मतलब इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसके लिए जो सही होगा वो ऑप्शन दूसरा इसके लिए सही होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कितना सहसंयोजन आबंध बनाए हैं, तो 7। ठीक है, कितना है, तो 7 हो गया। ठीक है, आगे क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सबसे पहले तो यही जानना होगा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन में यही बताया जाता है, ठीक है, कि वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलके बने होंगे। क्या, वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आप ले सकते हैं क्या, CH4 या फिर C2H6 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ भी आपका हो सकता है। लेकिन इसमें कहा है कि सरलतम, सरलतम मतलब सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन निर्माण हुआ वो कौन है। ठीक है, निर्माण हुआ है इसमें से, तो वो कौन है, तो आपका मीथेन सबसे पहले आता है। क्या, मीथेन जो होता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसके लिए सही। ठीक है, इस ऑप्शन में ही बताया गया है आपका कि ये जो मीथेन होता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, आगे इसमें पूछा जा रहा है क्या कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2H2O7, H2SO4 या फिर H2H2O3 या फिर H2H2O8।
इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को आपका H2SO4 कहा जाता है। क्या, H2SO4, ठीक है। इसको गंधक मल भी कहते हैं, ठीक है, क्या गंधक मल भी कहते हैं, या कहीं कहीं आपका गंधक अम्ल भी लिखा होता है, या कहीं कहीं ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, या इसी को आपको क्या कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सही आंसर होगा इसके लिए क्या होगा, तो ऑप्शन दूसरा जो होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो दिया है वो आपका ओलियम का सूत्र होता है। आगे कार्बोक्जिलिक एसिड समूह होता है। क्या कार्बोक्जिलिक एसिड समूह होता है, क्या CHO, COOH या फिर CO या फिर NH2। ये जो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि कार्बोक्जिलिक जो होता है उसका, ठीक है, उसका जो समूह होता है वो कौन सा होता है। ये आपका जो होता है एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड होता है। ये जो होता है आपका, ठीक है, ये जो आपका होता है वो कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल। और ये जो होता है आपका एमीन होता है, एमीन, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है यही आपका क्या होता है, तो कार्बोक्जिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सही होगा वो कौन सा होगा, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो कार्बोक्जिलिक एसिड का समूह होता है, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या होता है, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का समूह होता है, ठीक है। आगे इसमें पूछा जा रहा है क्या कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। क्या CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो एक जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन 3 भागों में विभाजित है। क्या हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 पार्ट में है, ठीक है, वो 3 पार्ट में है। पहला होता है आपका क्या, एल्केन, और दूसरा जो होता है वो होता है एल्कीन, और तीसरा जो होता है वो होता है क्या, एल्काइन, ठीक है। तो इसमें ये कहा जाता है कि इसके लिए जो सूत्र पूछा है आपसे क्या कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, तो ये जो तीनों पार्ट बने हैं इसके लिए एक एक फार्मूला बना हुआ है। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है क्या, CnH2n+2 होता है, और जो एल्कीन होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और इस जो तीसरा होता है उसका होता है CnH2n-2 होता है। ये तीनों के आपके सामान्य सूत्र बने हुए हैं। इसमें जो होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर मैच करा सकते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ फॉर्मूला है एल्केन का, मतलब कि इसमें जो पूछ रहा है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो क्या कह सकते हैं आपकी यहाँ सामने लिखा हुआ है वो कौन सा है, वो एल्केन, क्या एल्केन, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए क्या कि एल्केन के लिए यहाँ आप दिखाइए, ठीक है, कि क्या ये यही एल्केन है, तो एल्केन के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या, C2H6, ठीक है। तो यहाँ N के जगह पे कितना आपको रखना है, तो 2 रखना है, कितना, तो 2 C, उसके बाद 2H, 2 इंटू N के जगह पे कितना, तो 2 और +2। तो जब यहाँ से करेंगे आप तो C2 और 2 दूना के 4 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना, 6। देख पा रहे होंगे कि एल्केन जो है ये फार्मूला को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है। मतलब कि तीसरा ऑप्शन जो एल्केन दिया है वो आपका जो CnH2n+2 का वो फार्मूला होता है, ठीक है। आगे सवाल में पूछा है क्या कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3
MgHCO3 का होल ट्वाइस, या फिर CaHCO3 का होल ट्वाइस, या फिर MgCO3 का होल ट्वाइस। एक संगमरमर जो होता है आपका पत्थर का रूप ही माना जाता है, ठीक है, क्या पत्थर का रूप ही होता है संगमरमर। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो देख पा रहे होंगे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कौन नंबर पे दिया है, तो पहला नंबर पे। मतलब इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का पहला फॉर्मूला जो होगा वो क्या है, CaCO3 होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब संगमरमर जो होता है उसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये तो आप डेली ही यूज करते हैं, आप लोग चीनी तो डेली ही यूज करते हैं, लेकिन आप जाके कह देंगे कि दुकान पे कि जैसे ये जो केमिकल फार्मूला अभी पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो अगर मैं बता दूं आप जाके दुकान पे ये मांगे तो आपको कोई नहीं देगा, दुकान वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप बोलिए मैं केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, क्या केमिस्ट्री में आपसे चीनी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पूछा जा रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन कि CH3COOH होता है, या फिर C6H12O6 होता है, या फिर C12H22O11 होता है, या फिर CH3CHO होता है। इसमें से बताइए आप लोग कि चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है। ये जो आपका दिया है, ठीक है, ये आपका तो कार्बोक्सिलिक वाला है, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आप कह सकते हैं इसको फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज, ठीक है। तो चीनी का जो फॉर्मूला बचा वो कौन सा है, तो C12H22O11, क्या C12H22O11, ठीक है। जो चीनी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। आगे सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, क्या सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है Na2CO3, या फिर NaHCO3, या फिर N2CO2, या फिर NaCl। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम के लिए जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, Na। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या, कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए CO3। लेकिन आपको पता होगा कि जो कार्बोनेट होता है उस पे 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस होता है तो आपको ऐड करने के लिए कितना चाहिए, 2 प्लस चाहिए, ठीक है। जब आपको सॉल्ट बनाना होता है तो जितना हम प्लस लेते हैं उतना ही हम माइनस लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए ये अगर ऐसे पूछा जाए तो सोडियम ये बाई कार्बोनेट है, क्या सोडियम बाई कार्बोनेट है। ये आपका नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, उसके बाद ये जो दिया है वो सोडियम क्लोराइड दिया है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया है वो किसका दिया है, तो सोडियम कार्बोनेट का सही फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। क्या जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो क्या होता है, तो Na2CO3 होता है, क्या Na2CO3 होता है, ठीक है। इसके बाद आगे, क्या निम्नलिखित में से कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H6, CH4, ठीक है, सॉरी C6H6, या फिर C3H8। तो जो आपका एरोमेटिक होता है उसमें आपके कंडीशन बनाए जाते हैं क्या, कि जो आपके हकल्स रूल को क्या करेगा, फॉलो करता है, जो आपका हकल्स रूल को फॉलो करता है वो आपका एरोमेटिक होता है, ठीक है। उन्होंने हकल्स रूल में बताया था कंडीशन की n के जगह पे अगर कितना आता है तो आपका, ठीक है, एरोमेटिक होगा, कितना आएगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, कितना आएगा तो
होमो एरोमेटिक होगा। ऐसे करके जो आपके बने हुए हैं, ठीक है, एंटी एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, और एक होता है आपका होमो एरोमेटिक और भी होता है, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ जो बनता है वो क्या होता है 4n+2 पे, क्या 4n+2 पे आप जब रखेंगे तो उसमें n के जगह पे, ठीक है, कि n के जगह पे आपका 1 2 3 4 ऐसे करके आ जाए, ठीक है। n का जब आप मान निकालेंगे तो उसके जगह पे जितना मान आपका आता है, अगर 1 2 3 4, तो आपका एरोमेटिक होता है। और n के जगह पे, ठीक है, जो आपका मान निकाल लेंगे तो यहाँ आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ रखना पड़ता है। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि जो हकल्स रूल है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किए जाते हैं। क्या पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किए जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो CH4 है उसके पास क्या पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। CH4 जो दिया हुआ है क्या उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कि डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जब CH4 को आप संरचना सूत्र में लिखेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। जब डबल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड आपका बनेगा नहीं। जब पाई बॉन्ड बनेगा नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से काउंट किया जाएगा, मतलब कि इसमें कोई है ही नहीं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है क्या, कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन कितना है, केवल 4 है, हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, पहले क्वेश्चन में ही देखें कि 4 होती है, लेकिन यहाँ केवल 2 बॉन्ड बनाया है और ये भी 2 बॉन्ड बनाया। मतलब कि यहाँ अगर 2 बीच में हम कर देते हैं लाइनिंग तो वो आपके वैलेंसी कार्बन की भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एक पाई बॉन्ड भी मिल जाएगा। जब पाई बॉन्ड मिल जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ जब हम रखेंगे क्या, यहाँ जब हम रखते हैं 2, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या जब देखेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जब रखते हैं तो यहाँ 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान क्या आ जाएगा 0, 4n 2 - 2 ये हो जाएगा, ठीक है, n बराबर 0। इसमें देखिए जब 1 आएगा तब आपका क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब देखते हैं C6H6। तो C6H6 की संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है। C6H6 की संरचना इस प्रकार होती है। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ जहाँ ये बना हुआ है, यहाँ आपके क्या है, तो यहाँ आपके पास कार्बन उपस्थित हैं, यहाँ आपके पास क्या है, कार्बन उपस्थित हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि कार्बन में 6 है, यहाँ कार्बन 6 है, तो यहाँ भी 3 यहाँ और 3 यहाँ, कार्बन की संख्या 6 हो गई। उसके बाद ये जो बना हुआ पार्ट है, यहाँ आपके हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है, क्या हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है। जब हाइड्रोजन ऐड होंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 और 4, तो कार्बन की वैलेंसी मतलब कि 4 बॉन्ड बना लिया कार्बन, है कि नहीं, 4 बनाना था, 4 बना भी लिया। तो सबके जगह पे यहाँ सब जगह हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पाई बॉन्ड, एक यहाँ भी पाई बॉन्ड और एक यहाँ भी पाई बॉन्ड, मतलब कि पाई बॉन्ड की संख्या आपको कितनी मिल गई, पाई बॉन्ड की संख्या आपको मिल गई 3, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, तो 6 हो गई। जब 6 मिला तो 4n बराबर 6 - 2 होगा, तो 4n बराबर कितना होगा 4। तो n बराबर आपको मिल गया कितना 1, n बराबर कितना मिल गया, तो 1, जिसमें से देखिए एरोमेटिक के कंडीशन मैंने बताया था क्या कि n के जगह पे जब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसे करके क्रम में आए, 0 नहीं आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा, क्या नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक के लिए कंडीशन ये है
तो इसमें जो पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एरोमेटिक ही पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, तो एरोमेटिक ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ एरोमेटिक के लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए सही होगा। ये आपका रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, CH4, C2H6, C3H4 या फिर CH3H8। ये आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इसमें जो दिए हुए हैं, इसमें जो आपके दिए हुए हैं, क्या इसमें निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। बताइए, इसमें जो हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं इसमें से कौन होते हैं, किसमें आपके 3 हाइड्रोकार्बन के आबंध होते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध, मतलब कि जो बना हुआ बॉन्ड होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ जो कार्बन रखा है वो 4 है, इसके पास 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद यहाँ देख पा रहे होंगे कार्बन की संख्या 1 2 3 और हाइड्रोजन केवल कितना है, तो 4 है। तो 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, मतलब कि यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि 3 आबंध होते हैं। किन निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, यहाँ देख लेते हैं। 1 2 3, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ एक आप देख पा रहे होंगे कि जो 3 आबंध होते हैं हाइड्रोकार्बन के वो किसके पास हैं, वो किसके पास हैं, तो C3H8 के पास में हैं, ठीक है। क्या C3H8 के पास में हैं, ठीक है। इसके बाद आगे CHO क्रिया शील मूलक को, यहाँ होगा आपका क्रियाशील, ठीक है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल या कोई नहीं। बताइए, मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है क्या कीटोन के लिए पूछा जा रहा है। कीटोन के लिए आपको बताए थे कि ऐसे करके ऐसे होता है और डबल बॉन्ड O होता है। एल्डिहाइड के लिए CHO होता है, उसके बाद अल्कोहल के लिए आपका OH होता है, ठीक है। तो जब ऐसे दिया और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, मतलब इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड का, ठीक है। ये CHO होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का ये जो आपका दिया हुआ है वो क्रियाशील समूह मूलक होता है। आगे कह सकते हैं क्या कि बेंजीन का अणु सूत्र है। आगे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है क्या बेंजीन का अणु सूत्र है, CH4, C2H6, C6H6, C2H4। ये जो आपका मेथेन होता है और ये आपका एथीन होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आपका बेंजीन होता है, ये आपका एथीन होता है। उसके बाद C2H2 जो होता है वो एल्काइन वाली समूह से है। तो ये जो आपका पीछे जो मैंने बनाया था C6H6 वो आपका बेंजीन जो होता है एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो कर रहा था उसकी फार्मूला क्या थी, C6 और H6। मतलब इसके लिए जो बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, C6H6 होता है, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है कि एल्कीनों का सामान्य सूत्र है। किसका पूछ रहा है आपसे, एल्केन नहीं, किसका, एल्कीन का। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n+2, CnH
H2n-2 या फिर CnH2n-1। मैंने पीछे ही बताया था कि जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है उसमें एल्केन के लिए आपका जो फार्मूला बनता है, ठीक है, एल्केन के लिए जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उसके बाद एल्कीन के लिए जो बताए थे वो क्या होता है, CnH2n होता है। उसके बाद जो एल्काइन होता है उसके लिए फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो 3 बताए थे मैंने, तो उसमें से आपसे कौन वाला पूछ रहा है, एल्कीन का पूछ रहा है। तो एल्कीन वाला जो होता है वो कौन होता है, तो CnH2n होता है, ठीक है। जो एल्कीन का सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वो क्या होता है, तो CnH2n होता है, ठीक है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि पेंटेन के कितने संरचना समवायी संभव है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेंटेन दिया हुआ है, ठीक है, उस फार्मूले से हम कितनी और भी संरचना बना सकते हैं, ठीक है। तो जो पेंटेन दिया हुआ है उसमें कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 12 है, ठीक है। जिसमें आपका कितने संरचना बना सकते हैं उससे, तो पेंटेन जो दिया हुआ है उससे आप कितनी संरचना बना सकते हैं, तो 3, ठीक है। अगर एक चाहे तो आप इस क्रम में भी 5 कार्बन को एक चेन के रूप में रख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अभी आपके पास कितना हाइड्रोजन बच गया, अभी आपके पास 2 और बचा है, तो एक यहाँ रख दिए और एक यहाँ रख दिए, ठीक है। तो आपके पास एक संरचना प्राप्त हो गई। अगर दूसरा संरचना बनाना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या, यहाँ C और हाइड्रोजन की संख्या 3, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्या कि यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ लास्ट में क्या, CH3। ये दूसरा बन गया आपका, ठीक है, ये दूसरा बन गया। अगर तीसरा भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्या, ऐसे CH2 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 नहीं हट पाएगा यहाँ, क्या, तो फिर से CH, यहाँ पे फिर CH2 CH2 CH2, उसके बाद लास्ट में ऐसे करके संरचना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो समवायी संरचना बनानी है, ठीक है, समान अवयव होने चाहिए लेकिन उसकी संरचना भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी संरचना आप कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो 3 प्रकार से, ठीक है। उसकी संरचना पूछा है कि पेंटेन की जो संरचना बनानी है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास, तो 3, ठीक है। 3 संरचना पेंटेन से आप बना सकते हैं। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसके लिए ऑप्शन में कौन सा सही होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो दूसरा होगा ऑप्शन। इसमें आपके ऑप्शन के हिसाब से 2 मिला सही, ठीक है, मतलब 3 मिला। उसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, मतलब बहुविकल्पी का जो सिलसिला था वो यहीं पे समाप्त होता है। फिर आगे हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे क्या, इसी चैप्टर से, ठीक है, इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप एक एक नंबर वाले कर देने से काम नहीं चलेगा। अभी आपको बहुविकल्पी तो हो गया लेकिन सब्जेक्टिव भी होगा, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो परीक्षा में ऐसा नहीं कि केवल बहुविकल्पी ही पूछता है, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी लेसन किसका, तो 4 लेसन का। और ये जो है लेसन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा की अपेक्षा चौथा जो कार्बन है ये यहाँ पे भी पढ़ना है। इसके आगे भी जब पढ़ाई करेंगे आप उसमें भी ये चैप्टर आएगा आपका, ठीक है। तो सभी को बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।